हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माया नॉलेज सेंटर। आज हम पढ़ेंगे इग्नू की बुक BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत एवं प्रविधि के सेकंड चैप्टर अनुवाद के प्रकार एवं क्षेत्र। हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुवाद के प्रकार पर चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे विभिन्न अनुवाद चिंतकों के अनुसार अनुवाद के प्रकार। जो अनुवाद चिंतक हैं उन्होंने अनुवाद के प्रकारों का किस तरह से वर्गीकरण किया है, तो देखते हैं। यूजीन नायडा के अनुसार अनुवाद के 3 प्रकार हैं: शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद, पर्याय के आधार पर अनुवाद। फिर है रोमन जैकबसन के अनुसार। रोमन जैकबसन का हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था। अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार गद्यत्व, पदत्व, साहित्यिक विधा, विषय, अनुवाद की प्रकृति। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भाषिक क्षेत्र के अनुसार, विषय क्षेत्र के अनुसार, विधा के अनुसार, पद्धति प्रक्रिया के अनुसार, उद्देश्य अथवा प्रयोजन के अनुसार। ये सब आप एक बार रिवाइज कर लेना। अब देखते हैं अनुवाद के विविध प्रकार। अनुवाद चिंतकों द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को आधार मानकर निम्नलिखित प्रकार निश्चित किए गए हैं, जिसमें पहला है शब्द प्रति शब्द अनुवाद। शब्द प्रति शब्द अनुवाद से तात्पर्य ऐसे अनुवाद से है जिसमें अनुवाद की इकाई वाक्य न होकर शब्द होता है। इस तरह के अनुवाद के संदर्भ में बाइबल के प्रारंभिक अनुवाद मिल सकते हैं। बाइबल के अनुवाद को लेकर पश्चिम में हुई बहस में कुछ लोगों ने कहा था कि बाइबल जैसी धार्मिक एवं पवित्र पुस्तक किसी प्रकार की छूट नहीं ली जा सकती, इसलिए उसका अनुवाद शब्द प्रति शब्द द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं शाब्दिक अनुवाद। शाब्दिक अनुवाद में अनुवाद की इकाई वाक्य होती है। हमने देखा था शब्द प्रति शब्द में इकाई शब्द होती थी, शब्दों का अनुवाद किया जाता था। लेकिन शाब्दिक अनुवाद है, उसमें अनुवाद की इकाई वाक्य मानी गई है। इसमें वाक्यों का अनुवाद होता है। शाब्दिक अनुवाद मूलतः अधिक मूलनिष्ठ होता है। इसमें यथासंभव मूल पाठ का अनुवाद कर दिया जाता है। अनुवाद करते समय अनुवादक मूल पाठ के प्रत्येक शब्द, उपवाक्य, वाक्य आदि का ध्यान रखते हैं। शाब्दिक अनुवाद का प्रयोग साहित्य में भी होता है, किंतु सृजनात्मक साहित्य में यह अनुवाद पूर्णतः सफल नहीं हो पाता। अब देखते हैं भावानुवाद। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, अनुवाद के इस प्रकार की इकाई भाव है। अनुवाद यहाँ भाव को केंद्र में रखकर अनुवाद करते हैं। भाव का यह आधार वाक्य, पदबंध, अनुच्छेद अथवा पूरा पाठ भी हो सकता है।
अनुवाद की यह पद्धति अपेक्षाकृत जटिल होती है क्योंकि इसमें अनुवादक दो भाषाओं के ज्ञान के साथ दो भाषाओं की संस्कृति की गहरी समझ भी होना आवश्यक है। इसमें अनुवादक को दो भाषाओं के साथ साथ दो भाषाओं की संस्कृति की भी समझ होनी आवश्यक है, इसलिए थोड़ा कठिन कार्य होता है। अब देखते हैं छाया अनुवाद। छाया अनुवाद में मूल रचना की छाया के आधार पर एक नई रचना का सृजन किया जाता है। अनुवाद शब्द या वाक्य किसी इकाई से बंधे नहीं होते, अपितु वह मूल रचना का प्रभाव ग्रहण कर उसे अपने देश, काल, स्थिति अथवा रुचि के अनुसार रचते हैं। इसी के उदाहरण में देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के नाटक का अनुवाद करते हुए उसके पात्र, स्थानों आदि के नाम को भारतीयकरण करके अपने उसमें अनुवाद किया है। अब आते हैं रूपांतरण पर। रूपांतरण के अंतर्गत श्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करते समय उसमें विधागत परिवर्तन किया जाता है। स्पष्ट है कि छायानुवाद में अनुवादक मूल की छाया को लेकर स्वतंत्र रचना को आकार देते हैं, किंतु विधागत परिवर्तन नहीं किया जाता, जबकि रूपांतरण के अंतर्गत यह परिवर्तन विधागत या फॉर्म के आधार पर भी हो सकता है। टीकानुवाद। टीकानुवाद का भारत में लंबा इतिहास है। इसमें किसी ग्रंथ विशेष की उसी या अन्य भाषा में टीका या भाष्य लिखा जाता है। टीकानुवाद करने का मुख्य उद्देश्य श्रोत भाषा में उपलब्ध पाठ को उसके सरलतम रूप में उसी या अन्य भाषा में रखा जाता है, ताकि साधारण पाठक भी पाठ का विशेष मर्म प्राप्त कर सके। सारानुवाद। सारानुवाद में पूरे पाठ का अनुवाद न होकर केवल उसके सार का अनुवाद किया जाता है। यह एक जटिल एवं श्रमसाध्य प्रक्रिया है, क्योंकि सारानुवाद की आवश्यकता समाचार एजेंसियों, कार्यालय साहित्य, विधि साहित्य आदि में पड़ती है।